हमारे देश का युवा जो है आज इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई चाहता है कि मैं सेना में जाऊं। बट हमारे देश का युवा आज ये नहीं कहता कि मैं किसान बनना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निपुण जो संस्था है वो हमारे तक आई, हमारी समस्याओं को सुना करता है। उसका काम भी छोटे किसान, बहुत छोटे किसान होते हैं, इनको मतलब की आवश्यकता होती है और सरकार इसको अच्छी से देखा तो बहुत बढ़िया है। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं सक्षम अमरिंद आज आया हूँ एक हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है जिसका नाम तिहाड़ है। but in the end. जहाँ पे आज हम किसान जो देश के अन्नदाता कहलाए जाते हैं उनकी निजी जिंदगी से लेके कठिनाइयों से लेके सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसी के लिए हम आ चुके हैं श्री राजकुमार जी और मंजीत जी के घर, तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। किसी ने सही कहा है, धरती को सींचे अपने पसीने से, हर बीज में सपने बोता है जीने। सूरज की आग सहकर भी मुस्कुराता है, किसान हर मुश्किल में उम्मीद जगाता है। हल चलाए तो तकदीर बदल जाए, मेहनत से पत्थर भी सोना बन जाए। हौसला उसका कभी डगमगाए नहीं, हौसला कभी उसका डगमगाए नहीं, जो मिट्टी से जीतना सीखे वो हार कभी खाए नहीं। तो अंकल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे भैंसें हैं। हाँ जी। तो हम यहाँ कौन से टाइप की हमारे यहाँ की मतलब भैंसों की नस्ल कौन सी रखते हैं? ये हमारी मोर्रा नस्ल की भैंस हैं। अच्छा। मोर्रा नस्ल की पहचान क्या हो पता है? मतलब रून देते सींग ऐसे और लंबी पूंछ, गर्दन लंबी होनी चाहिए, पतली गर्दन, और पीछे से मतलब चौड़ा पुट्ठा होना चाहिए। नहीं मतलब जैसे कि हम ये मोरा नस्ल की भैंस रखा है तो अंकल इसका कुछ तो फायदा होगा मतलब। तो ये हमारे को सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये मुर्रा ही नस्ल होती है। अच्छा, दूध देने वाली। अंकल जैसे कि हमारे यहाँ भैंस हो तो इनके कितने में बिक जावे हैं भाई? आप तो बेचना लेना रहता होगा। ये तो ये मानो लाख रुपये की दाम भैंस है अबाल में। अच्छा। हाँ, उससे कम तक फिर उसी कटुए में लगी। वैसे मतलब ये होता होगा, एक तो भैंस की मतलब एक तो मोटी ठाडी है किसी है, और एक उस पे कि भाई दूध कितना देवे नहीं देती। तो वो जो यूँ मानो आप 10 से 12 लीटर वाली दूध है, लाख से ऊपर मिलेगी आपको। अच्छा, तो मतलब ये कुछ क्राइटेरिया है कि भाई उसका ऊपर होगी तो इसमें। हाँ, और ज्यादा मतलब दूध देने वाली वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक चली जा अपने एरिया में। राम राम जी। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा राज कपूर नाम है, तिहाड़ा गाँव। संसार सिंह, गाँव तिहाड़ खुर्द। सबसे पहले तो क्या आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और से यहाँ? नहीं, हमारा गाँव यही है, यही सर पैदाइश ही हमारी यहीं से है। जी जी। और आप कितनी समय से किस खेती करते आ रहे हैं? हम पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे हैं, जब से बड़े से भी सुना हमने कि वे खेती ही कर रहे थे जी, स्टार्टिंग से ही। तो कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? हमारे टोटल जमीन सब भाइयों की मिल 125 बीघे जमीन है। 125 बीघा। तो क्या ये सारी जमीनें अभी आपके ही पास हैं या आपने दे भी रखी हैं? नहीं, अपने आप ही हमारे पास ही है। जी जी बिल्कुल। तो क्या खेती से ही सारी कमाई होती है या कुछ और भी चाहिए? और भी क्या क्या आप बता? गवर्नमेंट जॉब है जैसे। जी। और तो जैसे अलग अलग भाई हैं, तो किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, किसी के पास जो खेती पर निर्भर है, कुछ 1-2 परिवार है जो खेती निर्भर है, वो खेती से ही काम चला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से भी काम करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट, डेयरी वगैरह का काम भी? आप अपने पैसे दूध पीने के लिए रखते हैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो सरकार से क्या मदद आप लोगों को मिलती है? सरकार कुछ सब्सिडी दे देती है, किसी भी चीज़ पे फसल पा जाती है कभी कभार। कभी जैसे सब्सिडी देती है। एक तो ये वो 2000 का कुछ गवर्नमेंट मोदी की जो स्कीम चल रही है वो मिल रहा है।
उसके बाद में कई बार मुआवजा दे देती है, फसलें खराब हो जाती है जब। तो आपके साथ खेती में लोग काम करते हैं या आप मशीनों की मदद लेते हैं? दोनों चीजें, दोनों। हाँ। तो कौन कौन सी मशीनें जैसे आप बता सकते वैसे ट्रैक्टर है, गेहूँ निकालने के लिए जैसे थ्रेशर वगैरह, कंबाइन वगैरह, जो मोटी बड़ी मशीनें हैं वे, बाकी हाथ से कटाई करते हैं। हैं? तो आपके पास जो मशीनें हैं उनके अलावा क्या केमिकल्स वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल हो रहा है। तो खेती करते समय कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने आती हैं? समस्याएं तो बहुत हैं जी, खेती तो समस्या का एक घर है। हाँ, जैसे हम रात को जैसे आते हैं पानी लगाने के लिए खेत में, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, सर्दी की समस्या होती है, कीड़े काटे ऑर्डर होता है, और जंगली जानवर भी बहुत। हाँ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आते हैं हम लोग, तो आप लोग किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे करते हैं? हम देसी खाद डालते हैं, अपना भैंसों का बना हुआ खाते वो उसको डालते हैं, ऑर्गेनिक इससे बनाते हैं हम। तो भैंसों के अलावा और कोई जानवर जैसे अगर आपके पास है? गाय गाय वगैरह सब हैं। बढ़िया बढ़िया। जैसे मार्केट वगैरह में कोई अगर जैसे समस्या आती है तो किस टाइप की समस्या आ जाती है? मार्केट में तो थोड़ा बहुत ये गवर्नमेंट जैसे किसी फसल का भाव लगाती है, लेकिन कई बार नहीं लेती, ऐसी भी समस्याएं आ जाती है। अच्छा, तो ऐसी आपको देखने को मिलती है। तो पर ये सब समस्याएं आप लोग जो है संभाल लेते हैं। हाँ। बढ़िया बढ़िया। बस संभाल ही लेते हैं, मजबूरी है, क्योंकि जब हमारी फसल का जो मूल्य है वो हमारे जो उसमें लागत होती है, जो मेहनत होती है, उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं मिलता, लेकिन वो एक मजबूरी है कि वो गवर्नमेंट अपने रेट रखती है। वहाँ की समस्या आती है किसान को कि 1 एकड़ में मान लें हमने खर्चा कर दिया 50,000 रुपये का और मिल रहा है हमारे को 40, जो उसका टोटल जो उसकी वो लगाएं तो कॉस्ट लगाएं खर्चे की और बिक्री की कॉस्ट लगा, कई बीच में 2 साल में 3 साल में समस्या आती है, जैसे बारिश ज़्यादा होगी, ओला गिर गया, हाँ, उससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और वो बहुत कम देती है। आप वो बहुत कम मुआवजा होता है और 2-3 साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है किसान के साथ, वहाँ वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जी, तो ऐसे में क्या आपके आसपास के लोग आपकी सब मदद मिलती है आपको? नहीं, आसपास से क्या मदद नहीं, मतलब नहीं कोई मदद। कोई नहीं करता। अच्छा, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और जानते हैं इनकी फसलों के बारे में। करते हैं। जैसे मैंने देखा कि आप टेक्निक बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं। आप ऐसे इसको उगाना चाहते थे तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, राइट, लगा सकते थे ना जी बिल्कुल। बट आपने इसको टेक्निक से यूज किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्ञान विज्ञान का भी यूज किया, राइट, जिससे कि आप जितना उगाना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा उगा पाए। हमारे सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपने यहाँ पे कौन कौन सी फसल उगाते हैं, और साथ में फसल तो अलग हो गई, सब्जियां अलग हो गई, तो फसल के साथ साथ सब्जियों का कौन कौन सा वैरायटी जो है वो आप यहाँ पे यूज करते हैं? पहले आपसे फसल में आप बताएंगे और अब सब्जियां आप बताएंगे। देखो सर, ऐसा है, ये खरीफ और रबी 2 तरह की फसलें हमारे यहाँ मुख्य होती है, और जब सब्जी की बात आती है वो 2-3 फसलें लगातार एक साल में ले लेते हैं जी। तो मुख्य फसल हमारे यहाँ गन्ना है, गेहूँ है, बाजरा है और धान है, तो मुख्य फसलें तो हमारी मोटी मोटी यही हैं। इसके अलावा सब्जियाँ भी काफ़ी मात्रा में हम लेते हैं और बागवानी भी करते हैं। जैसे बागवानी लगा लिया, जैसे आप बाग में खड़े हो तो इस तरह सब्जियों का अगर नाम ले तो सब्जियों में कौन कौन सा आता है? सब्जी गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और ब्रोकली है और बैंगन है, पालक, बहुत सारी फसलें हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जो आपको ऐसा कोई सीजन नहीं जिसमें मिले ना, मतलब पूरी दुनिया का जो इकलौता बाहर जो सहता है वो आलू सहता है सब्जियों में। राइट है। तो आपके यहाँ सब्जी आलू भी हुआ? बिल्कुल होता है और होता है। हमारे पूरे भारत देश का पहला राज्य जो है वो हरियाणा है, जो कि फसलों में और सब्जियों में सबसे अपर लेवल पे है। राइट है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपने लगा रखा है हमें लगता है टमाटर, ठीक है, तो इसकी टेक्निक आप कहाँ से आपने सोचा, कैसे आपको कैसे पता चला, या आपके घर में कोई पढ़ लिख रहा होगा या कहीं से आपने देखा, या टीवी में या न्यूज़ में देख के, ऐसे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा केस, तो कैसे आप लोगों को पता? पहले हमारा भतीजा है, उसने लगाया था कहीं से देख के, शिमला मिर्च लगाई थी, उनके ऊपर ये पन्नी लगाई थी, और उसके बाद में फिर हमने भी सोचा मैं भाई ये जब पैदावारी ज़्यादा बढ़ रही है
तो हम भी लगा ले। तो इसलिए हमने भी उसी का तरह यूज किया उसका। सर उसमें ऐसा है, देखो हमने इस पर खर्च किया है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसके नीचे तार है कैमरा नीचे पकड़ना। और ये जो हमारा पॉलीथीन वगैरह है, इसके बाद इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मजदूरी का ही बहुत, लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता अगर हम वो क्या कहते हैं बीघे वाइज देखें या फिर किले वाइज देखें तो कितना खर्चा आ जाता है। होगा? इसमें कम से कम ये किले एकड़ वाइज आप देखोगे तो कम से कम कम से कम 2 लाख रुपये का। और नुकसान जब होता है जब इसके रेट नहीं मिलते हमारे, तो किसान काफी देते हैं, लेकिन इसके कई बार हमने बिल्कुल लॉस में ले जाता है। कितनी मेहनत कर लें, वो आगे हमारे को भाव नहीं मिलता, क्यों बाहर से मतलब सब्जी आ जाती है दूसरी स्टेट से, तो उसको मंगवा लेते हैं। हमारी ऐसे कैसे रह जाती। एक चीज़ हमने अपने देश में ये देखा कि हमारा जो देश है वो जुगाड़ू देश माना जाता है। जुगाड़ सबसे पहले यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी बाद में यूज करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप एक ही खेत में 3-4 चीज़ें उगा रखे हैं, जबकि अगर चाहते तो आप एक उगा सकते हो। आपने अमरूद भी लगा रखा है, आपने टमाटर भी लगा रखा है, आपने सरसों भी देख रहे हैं, यहाँ पे सरसों भी लगा रखे हैं। एक साथ आप 3 चीज़ें कर रहे हैं, तो 3 चीज़ों को करते करते समस्याएं भी आती हैं। नहीं आते सर जुगाड़ भी वही होगा जो मतलब हो सकता होगा सर। देखो कोई भी फसल है, जब ये अमरूद के पेड़ छोटे हैं और खेत खाली पड़ा है इसमें, तो हम इसमें क्या करते हैं कि बीच बीच में फसल ले लेते हैं इसकी, कि वो 2-3 साल के बाद में जब ये पेड़ ग्रोथ हो जाए इसकी पूरी और ये फसल देने लग जाए अमरूद का पेड़, तो उस टाइम तक हम बीच बीच में छोटी फसल ले लेते हैं, जिससे किसान को फायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये देखा कि अमरूद का आदत जड़ भी बहुत स्ट्रांग होगी। हाँ जी बिल्कुल। इसको काटना जब पड़ता होगा तो निकालना पड़ता होगा, जेसीबी वगैरह से। हाँ, उस तरह क्या होगा, मिट्टियों का भी खनन होता होगा, मिट्टियों को भी दिक्कत होती होगी, तो उसका क्या करते? सर देखो इतनी बात नहीं होती, वो ज़्यादा मतलब गहराई नहीं होती जितनी है। वो धक्के में जब 10 साल का पेड़ हो जाता है वो ऑटोमेटिक नॉर्मल उसको। लेकिन करने पे भी देखो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जैसे वगैरह का टाइम तो लेते हैं, घंटों वाइज पैसे लेती है, उखाड़ते हैं, फिर उसको जोड़ों को उठा के डालते हैं, पैसा तो खर्च होता ही है उसमें भी। एक चीज़ हम आपको और बताएं कि जैसे ही मार्केट में कोई सब्जी आती है, ठीक है, तो मार्केट में जब सब्जी आती है तो उसका रेट बहुत महंगा होता है। वहाँ पे सब्जी आई, उसके 2 महीने तक आपका कोई सब्जी आता ही नहीं, आपका वो उग रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। और जैसे वहाँ पे कम पड़ने लगता है, जब आप लोग भेजते हैं तो उसका जो प्राइस है, जो उसका दाम है वो घट जाता है, तो इससे आपको नुकसान भी सहना होता होगा। नुकसान भी होता है जी, इसका मुख्य कारण ये है जी, उम्मीद होती है ना, वो उम्मीद टूट जानी होती। फिर आप सोचते हैं कि हम अपना करते हैं, अपने घर नहीं चलाएंगे, हैं, गृहस्थी चलाएंगे। बिल्कुल राइट है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि हमारी सब्जी जल्दी वहाँ तक पहुँचेगी? कि आप जब तक वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ उगाया, आपने मंडी में दिया होगा, मंडी वाले कहीं दूसरे को दिए होंगे, वो दूसरे को, तो जब दूसरे स्टेट तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाता है। वो कंपनी या अपना मतलब यहाँ वेयर हाउस बनाओ और कहूँ वहाँ हमें किसान लेके जा, हमारे को एक आसान तरीका मिल गया, जल्दी पहुँच जाता, ताज़ा सब्जी मिला लोगों को, मतलब ये गवर्नमेंट ने चाहिए ये समस्या हल करनी। इसमें देखो एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि तो वेयर हाउस जो लगाए जाएँ, क्या होता है किसान की समस्या कि एक फसल एक टाइम पे बहुत सारे खेतों में बोले उगा ले हैं, और वो ज़्यादा होने के कारण है कि हमारा जो पहुँच होती है ना मंडी तक, वो हमारी जैसे सोनीपत मंडी है हमारी, हमने यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन में कोई टमाटर या कोई फसल लगा ली, तो 100 एकड़ में काफ़ी फसल होगी, और वो एक जगह हम बेच रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट का तो हम यदि दिल्ली ले जाए तो हमारा वहाँ खर्चा बढ़ जाएगा, और यहाँ इतनी डिमांड नहीं होती, तो भाव काफ़ी डाउन आ जाते हैं। हम सरकार से एक बात को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कुछ ऐसे हाउसेज बनाए जाएँ जो फसल को या तो स्टोर किया जाए, या जो ट्रांसपोर्ट का हमारा जो खर्चा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा या तहसील से आगे जब फसल लेकर जा रहे हैं, तो उसका कुछ योगदान सरकार करे, ताकि वह फसल हमारे यहाँ से दूसरे राज्य में दूर दूर तक हमारी फसल जा सके, उसका भाव भी ठीक मिल जाए, और देश में जो जहाँ भी कमी होती है उस फसल की, टमाटर की है, प्याज की है, किसी चीज़ की भी, वहाँ उसकी पूर्ति हो जाए, उसमें किसान का भी फायदा हो जाए, या और समाज का भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो जाए, क्योंकि रास्ता मिलेगा। हाँ, महंगाई इस एरिया कुछ उसका सरकार की तरफ से प्रबंध हो जाए कि हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचा दें, एक जो पॉइंट होता है सब्जी पहुँचाने का, उससे आगे सरकार कुछ मदद करे तो उसके फायदे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा हमने देखा कि आपने ट्यूबवेल बहुत सारे लगा रखे हैं, तो ये बिजली से चलते होंगे? ये इंजन से चलते हैं, डीजल से चलते हैं।
बिजली का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं आप लोग मोटर? हाँ दी वो है, मतलब हमारे एरिया में है, पर हरे उधर नहीं है। वो काफ़ी कॉस्ट में मछली पड़ते हैं ना वे, उनका कनेक्शन लेने में काफी पैसा और टाइम भी लगता है उसमें। खर्च होता है। अच्छा, ये हम देखते हैं पानी का नहरों के माध्यम से आता है। सरयू परियोजना चलती है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिससे कि अलग हमने फसलों के बारे में जान लिया, इनके जीवन के बारे में जान लिया। तो अब एनवायरनमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो आपको ये सब अवेल करने के लिए क्राइटेरिया होता होगा, तो किस क्राइटेरिया से जो है ये आपको मिला? ये होता है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ये। जैसे हम कनेक्शन भरते हैं गांव से खेती में ट्यूब भी यूज़ करने के लिए, लाइट का, पावर का, तो एक वैसी जो लाइट होती हैं वो तो मिल नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद ऑप्शन दिया सरकार ने, भाई सोलर पैनल लगाओ और उसका यूज़ करो। और उसमें हमने ये गवर्नमेंट से सब्सिडी के तौर पे मिला है, तकरीबन 60% इसकी सब्सिडी है, सॉरी 40%। अच्छा। हाँ, 60% किसान को देना पड़ता है, 40% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और ये बहुत ही अच्छा लगाने के बाद अच्छा लगा, तब अगर हमारे खेत की काफ़ी अच्छी और पानी की कमी जो ऊर्जा से हम ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, इससे वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो और पानी की बचत वगैरह के लिए क्या क्या यहाँ पे प्रयोग होता है? तो हमारा नहर का पानी आता है, अच्छा वो हमारे को नहर से, हमारे साथ में नहर है ना, जी। उससे हमारा हर हफ्ते पानी चलता है हमारे खेत में। अच्छा। हाँ, उसकी यूजिंग है, वो फ्री यूजिंग है गवर्नमेंट की। थोड़ी उगाई देते हैं हम पानी की, ना मात्रा यानी कि 80-100 रुपये पर किला। अच्छा। हाँ, उसकी तो उगाई देते हैं 6 महीने में, ठीक है, और बाकी वो फ्री है हमारा पानी। बढ़िया। और अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, ट्यूबवेलों से सिंचाई करते हैं। कभी कभार बारिश हो जाती है, तो बारिश का भी हमारे को तो कोई तो प्रॉफिट है ही। बढ़िया। तो अब अगर हम फसलों पे आए, तो आप ज़मीन पे फसल उगाने से पहले और उसको उगाने के बाद ऐसा क्या करते हैं जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे? देखो बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ तो इसको टाइम देते हैं, एक फसल उगा लें, एक फसल चेंज करते हैं समय समय पर। जैसे हमने गन्ने की फसल कर ली, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं ज़मीन के अंदर, उसके बाद हम हल्की फसल लगाते हैं तो जड़ें ऊपर रहती हैं। एक तो उसकी जो शक्ति होती है, जो उसमें फेर बदल हो जाता है फसल का, और वो उसमें वो बन जाती है, ताकत बन जाती है उसके अंदर। दूसरा, हम गोबर का जो पशुओं का गोबर उसको यूज़ करते हैं, हाँ, उससे इसकी ऊर्जा काफ़ी बनी रहती है। अच्छा, तो कभी कभार जैसे फसलों का जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है, तो आप उस वेस्ट का क्या करते हैं? जो वेस्ट को भी देखो, वेस्ट का क्या होता है, खेत में काट देते हैं, फिर बाकी वेस्ट इनको तो कई ट्रैक्टर चला के खेत में बहा देते हैं, उससे फिर खाद मिलती है हमारे को, जैविक खाद बन जाता है उसका, उसमें बहाने से, इसलिए वो फिर उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो आप हर चीज़ वो करते हैं जिससे ये ऑर्गेनिक बना रही है, तो केमिकल्स का बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होता होगा। हाँ, हम कम करते हैं अपने। वैसे देखो, कुछ एरिया में कुछ जो जागरूक किसान हैं वे तो इस तरह की मेहनत कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ये नहीं हो पाता। चावल केमिकल वगैरह का यूज़ काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, लोग सोचते भी ना ज़्यादा। हाँ, तो इसके बारे में इसमें समस्या क्या रही है हमारे यहाँ, जैसे 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, वो यदि उस चीज़ पर लग जाएगा तो उसका गुजारा नहीं हो पा रहा। बढ़िया। हाँ, समस्या यहाँ आती है जब उसको उसका परिवार का पालन पोषण खर्चा है, उससे 1-2 एकड़ से नहीं निकलता। आप कितनी कोशिश कर लो, उसमें कुछ भी उगा दो, नहीं हो पाता, बचत नहीं आएगी उससे। होते हैं सरकारी आंकड़े तो एक वो होते हैं ना कि एक पूरे तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन के अंदर 2 किला सर्वे कर ली उन लोगों ने, और वहाँ से क्या होता है, टॉप का जो टॉप
फसल हुई किसान की वो उठा लेते हैं और उसका सारा का सारा एस्टीमेट लगा लेते हैं कि भाई किसान के पास इतना पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो 1-2 एकड़ की अलग बात होती है, बाकी हमारे को फिर ज़्यादा महंगे बीज नहीं देती ना, ये गवर्नमेंट सब्सिडी में देते किसान उपजा भी लेकिन हमारे को ये महंगा बीज नहीं दे पाती है। हम तो एक काम करें जो थोड़ा सस्ता मिले है वो इसमें बुआई करते हैं, इसलिए फिर तो उसमें प्रॉफिट भी कम होता। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं, आप ही नहीं बोला कि बहुत कम ज़मीनें आजकल जो है किसानों के पास रह गई हैं, तो क्या ये एक रीज़न है कि वो जो है केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उनको करना पड़ता है और फिर वही केमिकल्स जो है हम शहरी लोगों के खाने में मिलते हैं और लोगों को बहुत नुकसान भी होता है इसका, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये है जी, देखो किसान का जो 1-2 एकड़ का जो मालिक है उसका क्या है कि वो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके गुजारे से उसके खेत घर पर जो बच्चे हैं, उसका परिवार है, उनका पालन पोषण उस ज़मीन से नहीं हो रहा, तो वो ज़्यादा उगाने के चक्कर में जो फसल हुआ, भाई मेरे 2 एकड़ में कम से कम मेरे 1 एकड़ का हो जा, 2 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा के मैं बच्चों का मैं पालन पोषण कर सकूँ। यदि उसको सिक्योर हो जाए वो किसान, अब भाई मेरे बच्चों का गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल रही है और गवर्नमेंट ये कहे कि उसमें सारा अपना ऑर्गेनाइज जो भी अपना देसी खाद पानी डालेगा और वो अपनी फसल को उगाओ तो उगा सकता है। लेकिन जब वो खुद सिक्योर नहीं है, उसको पता है कि तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, उस तरह की फसलें ली तो आपने, तो कैसे कर पाएगा? बिल्कुल भी। तो आप सब ये जानते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी अपनी आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीदें रहेंगी? कि आप चाहेंगे कि वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके खेती बाड़ी से जुड़े या फिर वो अपना ही अलग भविष्य नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं खेती से पीछा छूटे और पढ़ लिख के आगे बढ़िया नौकरी मिले बच्चा ने, उसी से काम चले। तो खेती की तो हेल्प ही नहीं है, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है तो फिर गुजारा नहीं है। एक मैं इसको और कहना चाहूँगा, देखो खेती की तरफ 4% शायद जीडीपी, जो हमारे देश की 4% जीडीपी खेती से जा रही है हमारी, और हमारी जीडीपी 7 के आसपास रहती है और वो 3% के पास उद्योग धंधों से या बिजनेस से कहीं से भी आ रही है। जब हम किसान आज है इतनी दयनीय होते हुए उसकी स्थिति होते हुए इस स्थिति पर खड़ा कि वो 4% फिर भी दे रहा है, तो सरकार इसको उद्योग के ये तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसको मदद दे के, इसको लोन वगैरह दे के इसको उस तरफ ले जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 किले का जो मालिक है उसको यदि साल में 4-5 लाख रुपये से इनकम होगी तो वो करेगा खेती, कोई समस्या नहीं है। खेती है कि हम तो ये मानते हैं कि एक इज्जत का अपने वो है, एक काम है, अपने घर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा गुजारा नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहना आपका, क्योंकि खेती के लिए जब तक आपको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तो बहुत मुश्किल है करना। बिल्कुल। कई जगह क्या होता है, फसलें है बहाव टूट जाते हैं बीच बीच में जी। कई बार बारिश के द्वारा, कई बार ओले के प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती हैं और सरकार अपना पल्ला डाल लेती है, थोड़ा वो दे के 2-4 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से, और सरकार कहती है कि हमने मुआवजा दे दिया, तो उस मुआवजे से उसका पेट तो नहीं भरा, उसके फसल में जो फसल में लगा रखा है उसने जो कीमत वो भी पूरी नहीं हुई, तो बच्चे वो क्या खिलाएगा? देखो समस्या ये छोटी समस्या हैं, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और किसान को सिक्योर करे, छोटे किसानों को जी जी जितने भी हमारे हैं। और इसमें क्या है, एक किसान को नुकसान नहीं है, पूरे देश को, पूरी हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसको, जैसे हम कैंसर के रूप में देख रहे हैं, सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो हमारी 5 तरह की जो बीमारियां हैं, तो वे काफ़ी मात्रा में हमारे देश में आ चुकी है, घुस चुकी हैं। और यदि इसका एक आने वाला समय ऐसा होगा कि हम इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा यदि हमने इसको समय पर नहीं संभाला। बिल्कुल। और दूसरा क्या है जी, फैक्ट्रियाँ जी। हम औद्योगिकरण हो रहा है हमारे यहाँ आसपास जितना भी है, उसका जितना भी केमिकल है उस पर सरकार ये ध्यान देती है, उसका जो अनयूज जो पानी होता है और भी जो उसका मटेरियल निकलता है अनयूज, वो ऐसे फेंक देते हैं वे, और ज़मीन के अंदर पानी खराब कर रहे हैं वे। और
उससे क्या होगा, हम वो पानी पी रहे हैं, प्योर पानी नहीं मिल रहा हमारे को, तो उससे कैंसर भी बढ़ेगा, स्ट्रोक भी बढ़ेंगे, बीपी भी बढ़ेगा, खाने पीने की अच्छी फसलें भी खत्म होना बंद हो जाएगी। तो यदि वो जो केमिकल का पानी खेत में यूज़ करेंगे तो फसलें भी कुछ टाइम में बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बहुत बड़ी बातें बोली हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही कि अगर आपको सिक्योरिटी मिलती है, सरकार सही तरीके से काम करती है, तो सब कुछ ही बहुत आसानी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसी कोई बिल्कुल, आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और इस सब से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने हमारी बहुत इस मामले में मदद की है। और हमारे संस्थान निफ्टेम भी आप ही के आदर्शों के तरह ही चलता है। वो भी निफ्टेम का भी यही विचारधारा रही है कि जो सरकार है वो आगे किसानों को और फूड के क्षेत्र में जो है बहुत सारी अवेयरनेस लाए। निफ्टेम का यही मोटो रहा है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की बातें जो है हम और लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं बड़ी बातें बोली हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमें सिखाई हैं और इस सब के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे विद्यार्थियों को और हम सबको ही बहुत कुछ सीखने को मिला है आपके साथ। और हमारे जो संस्थान है निफ्टेम भी आपके ही आदर्शों की तरह ही काम करता है और मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी थ्रू और भी लोगों तक पहुँचेगा और शायद आपकी बातों पर अमल किया जाएगा। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निफ्टेम जो संस्था है वो हमारे तक आई, हमारी समस्याओं को सुना, हमारे जो समस्या आती हैं खेती करने में या हमारे जीवन रहन सहन के मामले में जो भी हमारे को समस्याएं आती हैं उनको एक अच्छी तरह से आपने बैठ गया के द्वारा लोगों तक पहुँचाने की जो कोशिश आपकी हो रही है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी टीम का धन्यवाद करते हैं। और आगे भी यदि सरकार कभी किसी भी रूप में हमारी मदद हो, संस्था को हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। भगवान कृष्ण ने हरियाणा के धरती पे भगवत गीता में उपदेश दिया था कृष्ण को। आज 1200 सालों से वो उपदेश हम लोग मान रहे हैं और उनसे सीख ले रहे हैं। आज हमने आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक तौर पे हरियाणा की धरती पे किसानों के बारे में हमने जाना, समझा और अपने लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी जो सभी को सीखनी चाहिए। और हमारे संस्थान में बैठे हुए 600 प्लस विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग का यूज करके संस्थान में नए नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं और पूरे देश विदेश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने ज़मीनी तौर पर देखा कि कैसे हम नई चीज़ों का प्रयोग करके, नए टेक्निक का प्रयोग करके, खासकर भारत के नए जुगाड़ का प्रयोग करके हम चीज़ों को अच्छे बेहतर बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो उनको भी हम बताना चाहेंगे कि वो भी वीडियो के माध्यम से देखें, जानें और कैसे किसान अपनी चीज़ों को रखते हैं उनके सामने, वो भी उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच हमारी सारी टीम को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना सहायता किया जिससे कि हम इस चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि अकेले करना ये पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू सो मच और बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।